छात्रा के अपहरण के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 30 घंटे बाद भी छात्रा का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। छात्रा की सूचना देने को लेकर के पुलिस ने इनाम का ऐलान किया है। 20,000 के इनाम को घोषित किया गया है। छात्रा के परिजनों में लगातार आक्रोश है। देश के 3 बड़े शहरों में पुलिस की टीमें पहुंची है इस पूरी वारदात को लेकर के। बदमाशों ने धमकी दी, पिता को फिरौती नहीं मिली तो बेटी की सिर कटी लाश मिलेगी। बहरहाल जो तस्वीरें भेजी गई बेटी के पिता को, इस बेटी की अपहरण करने के बाद, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों की लगातार चर्चा है। बहरहाल इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार किसने अपहरण किया और अब अपहरणकर्ता कहां पर छिपे हुए हैं। तो वहीं कोटा से अगवा की गई छात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम भजनलाल शर्मा से बात की और जल्दी से जल्दी छात्रा को वापस लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेटी को वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। वह आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। तो मध्य प्रदेश की छात्रा कोटा से अगवा की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुनिए। अभी कहने के लिए मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। तो बात डबल मर्डर से फैली सनसनी की, जहां पर झुंझुनू नेता अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इसी को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी में बीजेपी उतार सकती है। इस पर डिंपल यादव ने कहा कि वो मैनपुरी में किसी से भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी वजह मैनपुरी का जातीय समीकरण है। सैफई परिवार की परंपरागत सीट तय हो चुकी है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल से लेकर चाचा और भाई तक को सुरक्षित सीट की कमान सौंप दी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उस गढ़ को बचाने की है जहां मोदी लहर में भी किला नहीं हिला। मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर कब्जा जमाए डिंपल यादव के खिलाफ इस बार बीजेपी सैफई परिवार को ही चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है और अपर्णा यादव के नाम पर मंथन चल रहा है। इस बीच अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात हुई, जिसके बाद अपर्णा की मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। चुनाव लड़ने पर अपर्णा का अब तक बयान नहीं आया, तो डिंपल यादव ने कहा सीएम से मुलाकात आम बात है। यानी मैनपुरी से अपर्णा यादव की चुनाव लड़ने की चर्चा को खुद डिंपल यादव ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अपर्णा यादव पहले भी मुख्यमंत्री से मिली है और अब भी मिली है, ये कोई नई बात नहीं है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। और अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राय दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। वैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मिलने दिल्ली पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इसी के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अभी यूपी की 24 से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ उतार सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दरअसल मैनपुरी 28 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस सीट पर यादव, शाक्य और राजपूत की बहुलता है। मोदी लहर में भी मैनपुरी में सपा की जीत हुई थी। अब अपर्णा के लड़ने से समीकरण बदलने की संभावना है। डिंपल को अपर्णा यादव ही टक्कर दे सकती हैं। यानी जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार है, उस सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और उस प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है जो मुलायम परिवार से है, जो डिंपल यादव की तरह मुलायम सिंह की बहू है। फिलहाल ये कयासबाजी है।
इंतजार बीजेपी की तीसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा ऑपरेशन किया। डीआरआई की तरफ से इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग सिंडिकेट को पकड़ा है। एयरपोर्ट से एक विदेशी महिला के पास 10 किलो ड्रग्स मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रॉली बैग में 100 करोड़ के ड्रग्स को छिपाकर के ले जाया जा रहा था, जिन्हें पकड़ा गया है। बहरहाल इसे लेकर के और जांच की जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया। करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स और केमिकल बरामद किए गए। 5 ग्राम के ड्रग्स के पुड़िया से पुलिस को भनक लगी थी और इसके बाद ठाणे की क्राइम ब्रांच करीब 1.5 महीने तक काशी में डेरा जमाए रही। 2 आदमियों की गिरफ्तारी के साथ भारी मात्रा में पुलिस ने प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र पुलिस और यूपी एसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वाराणसी में एक बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से करोड़ों की म्याऊ म्याऊ ड्रग्स मेफेड्रोन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स और केमिकल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की लगातार कोशिशों से बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। इस बार मामला काशी का है, जहां यूपी एसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से करीब 2 करोड़ 64 लाख रुपए का म्याऊ म्याऊ ड्रग्स मेफेड्रोन जब्त किया गया है, जो 2 करोड़ रुपए प्रति किलो बिकती है। बरामद केमिकल और ड्रग्स की कुल कीमत करीब 30 करोड़ बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने यूपी एसटीएफ के साथ वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा गांव में चल रही एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से करोड़ों रुपए की कीमत की मेफेड्रोन जब्त की गई। इसे इंटरनेशनल मार्केट में म्याऊ म्याऊ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। म्याऊ म्याऊ मेफेड्रोन का कोड नेम है। इस कोड नेम को तस्कर इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक, बबल नाम भी है। भारत और चीन में पौधों की खाद के लिए बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है। साल 2010 तक म्याऊ म्याऊ एनडीपीएस एक्ट में बैन नहीं थी। साल 2015 में केंद्र ने प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल किया। पुलिस ने फैक्ट्री से जो ड्रग्स और केमिकल बरामद किया, उसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके जो अधिकारी है दिलीप पाटील और केपीआर रुपाली पोळ यांना माहिती मिळाली की कासावडे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये एक इसम एमडी विक्री करण्याकरता येणार आहे। मिळालेल्या माहितीवरनं रुपाली पोळ यांनी त्या ठिकाणी सदर इसमास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याच्या ताब्यामध्ये 15 ग्रॅम वजनाचा एमडी पावडर मिळाली। यामध्ये रेड करून सदर ठिकाणी एमडी पावडर तसेच एमडी बनवण्यासाठी लागणारे केमिकल्स आणि इतर साधन सामग्री जप्त करण्यात आली। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री में शामिल रैकेट की जांच कर रही थी। जनवरी और फरवरी में कासरवादावली इलाके में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 ग्राम की पुड़िया मिली, जिसमें मेफेड्रोन था। इसके बाद छानबीन करने पर इसके तार यूपी से जा मिले। गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस ने वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा में कारखाने पर छापा मारा और अतुल अशोक कुमार सिंह और संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के साथ पुलिस उस स्रोत तक पहुंचने में कामयाब रही, जहां से प्रतिबंधित सामग्री का निर्माण और आपूर्ति की जाती थी। यहां से ड्रग्स को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। मेफेड्रोन दुनिया के 53 देशों में बैन है। सबसे पहले 2008 में इजराइल ने बैन किया। साल 2010 से ब्रिटेन, साल 2011 में अमेरिका ने बैन किया। पिछले कुछ सालों में मेफेड्रोन के प्रति ग्राम की कीमत बढ़ी। साल 2021 में इसकी कीमत 9,000 रुपए प्रति ग्राम थी। साल 2022 से बढ़कर मेफेड्रोन की कीमत प्रति ग्राम 15,000 पहुंच गई। इस वक्त कीमत 20,000 रुपए प्रति ग्राम है। करीब 2 करोड़ रुपए मेफेड्रोन की प्रति किलोग्राम कीमत है। पुलिस को जब इसकी गुप्त सूचना मिली तो क्राइम ब्रांच की टीम अपने दर्जनों अधिकारियों के साथ
तकरीबन 1.5 महीने तक नशे के इन ड्रग्स तस्करों पर पैनी निगाह बनाए रही। कई अधिकारियों ने महीने भर अपने रूप और पहनावे को भी बदला ताकि बदमाश इन्हें पहचान न सके। गांव में जिस जगह पर कारखाना चलाया जा रहा था वहां पर सभी अधिकारी कड़ी निगरानी में लगे थे। कारखाने से ड्रग्स बनाने के लिए तमाम जितने भी सामग्री थी, मशीनरी के साथ उसे भी बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है। बरामद ड्रग्स और केमिकल की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले को लेकर के आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी और सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलें पेश की जाएंगी। पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मूल वाद पर बहस हुई थी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा। उनके इस दौरान उनके साथ मौजूद परिजनों ने टोंक के एक स्टोर से कपड़ों की खरीदारी भी की। इस दौरान रिजोर्ट में काम कर रहे लोगों ने संगमा के साथ फोटो खिंचवाए। हमारा गारमेंट शॉप भी, कुर्ती का शॉप भी है। आइए प्लीज आइए। उधर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जवानों ने 4 इनामी नक्सलियों को ढेर किया है। वहीं दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर भी मुठभेड़ हुई है और एक नक्सली मारा गया है। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के इरादे से नक्सली छत्तीसगढ़ में फिर से सक्रिय हो चुके हैं। उधर पहले से सतर्क सुरक्षा बलों ने भी लाल आतंक की किसी नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। इस कड़ी में आज 2 मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में 36 लाख के 4 इनामी नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। फायरिंग के रुकने के बाद जब जवानों ने गढ़चिरौली के कोला मार्का जंगल में सर्च अभियान चलाया तो AK-47 समेत कई हथियार यहां से बरामद किए गए। गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कोला मार्का के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। इस सूचना के आधार पर दल बल के साथ सुरक्षा बल पहुंचे और नक्सलियों को ललकारा। वहीं दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में भी मुठभेड़ हुई। ये वाकया गंगपुर के जंगलों में पेश आया। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। उधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर लोकसभा की सीट पर वोटिंग होनी है। बस्तर में नक्सली किसी तरह की कोई गड़बड़ी न कर पाए, इस लिहाज से सुरक्षा महकमा जुट चुका है। 4 राज्यों की पुलिस को शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमा से लगे इलाकों में खास निगरानी बरती जा रही है। बस्तर संभाग के अंतर्गत बस्तर लोकसभा क्षेत्र 19 अप्रैल तथा कांकर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। इस हेतु संपूर्ण जो व्यवस्था भी की जा रही है। सीमावर्ती राज्य जैसे हमारा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो चुकी है और आने वाले समय में भी इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजित की जाएगी। जहां जहां पर नाकाबंदी कार्रवाई, मोबाइल चेक पोस्ट, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड, ये सब भी गठन हो चुके हैं और लगातार वो कार्यरत इलाका में और साथ साथ जो राज्य दल और उनकी पदाधिकारी के साथ भी मीटिंग हो चुकी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ SOP का पालन करना चाहिए, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो उन लोग से भी फीडबैक लिया गया और जैसा कैंडिडेट का फाइनल होगा उस हिसाब से कैंडिडेट और उनके संबंधित लोगों का भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की जाएगी। हमारे पास पूर्व से उपलब्ध जैसा DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा CRPF, BSF, ITBP, SSB, तमाम सुरक्षा बल, साथ साथ बाहर से भी हमको बल आवंटन होगा। MP में बालाघाट नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर भी सुरक्षा बल अलर्ट हो चुके हैं। यहां संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों की सीमा को सील कर दिया गया है। हॉक फोर्स, कोबरा और CRPF को भी तैनात कर दिया गया है। निसंदेह लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था के अलावा जो बालाघाट की विशेष परिस्थिति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के तौर पर है, उसको लेकर हम लोगों ने विस्तृत बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। अभी रिसेंट में ही गोंदिया और भंडारा के साथ हमारे जॉइंट बॉर्डर बैठक हुई है। बल का जो आवश्यकता है, बल की जो डिमांड है, उसके संबंध में चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है और उम्मीद करेंगे कि जितना विधानसभा में हमें लगभग 80 कंपनी मिली थी, तो 80 से 85 कंपनी का की इस बार भी हम लोग
अपेक्षा कर रहे हैं कि 80 से 85 CAPF की कंपनी हमें मिले। लोकतंत्र का महापर्व शांतिपूर्ण तरीके से हो, इस लिहाज से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। खासकर नक्सलियों से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है, साथ ही सीमावर्ती राज्यों से भी तालमेल बैठाया जा रहा है। उम्मीद है कि नक्सलियों पर नकेल कसने में जवान कामयाब होंगे और वोटिंग शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने जिला अस्पताल से चोरी 10 किलो कॉपर वायर मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के निवासी दिनेश और राकेश के तौर पर हुई है। इन दोनों के पास से चोरी किया गया कॉपर वायर जब्त कर लिया गया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है।